हेलो दोस्तों, आपका डियर ट्यूटर चैनल पर स्वागत है। कल देखिए हम लोग कार्बन एंड कंपाउंड क्लास 10 का साइंस का चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे थे, कार्बन एंड कंपाउंड। तो कल लास्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में हमने बहुत सारी बातें किया था। एक बार उसको रिवाइज करेंगे, फिर हम आज आगे बढ़ेंगे। देखिए लास्ट लेक्चर में हमने पहली बात एलोट्रोप ऑफ कार्बन पढ़ा था। कार्बन के एलोट्रोप कितने होते हैं? 3 होते हैं। मैंने बताया था आपको, ग्रेफाइट, डायमंड और बकमिस्टर फ्लोरेंस। उसके बारे में मैंने तीनों का प्रॉपर्टीज बता दिया था। फिर हम लोगों ने बातें किया था कि देखिए कार्बन जो है, कार्बन के पास वर्सेटाइल नेचर है। कार्बन के पास एक ऐसा नेचर है जिसके कारण से वो लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड बनाता है। तो उसमें 2 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। 2 फैक्टर कौन कौन से हैं? एक है उसका कैटिनेशन और दूसरा है टेट्रावैलेंसी। कैटिनेशन में आपने जाना होगा कि कार्बन के पास एक यूनिक एबिलिटी है कि दूसरे कार्बन एटम से जुड़ कर लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड या मोलिक्यूल्स बनाता है। मैंने आपको बताया था। और वो जो चेन बनता है वो स्ट्रेट चेन भी हो सकता है, लॉन्ग चेन भी हो सकता है, ब्रांच चेन भी हो सकता है, और जो कार्बन एटम रिंग के फॉर्म में अरेंज भी हो सकता है, जिसको मैंने बोला था साइक्लिक ऑर्डर में मैंने बोला था। ठीक है, उसको मैंने बताया था कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड से भी क्या हो सकता है? लिंक्ड हो सकता है। दूसरी बात मैंने जो बताया था टेट्रावैलेंसी में, कार्बन के पास कितने वैलेंसी है? 4 वैलेंसी है। 4 वैलेंसी है, इसके लिए 4 बॉन्ड बना सकता है। क्या बना सकता है? 4 बॉन्ड बना सकता है किसी दूसरे एटम ऑफ कार्बन के साथ या किसी दूसरे मोनोवैलेंट एटम के साथ। मेरी बात समझ नहीं आ रहा है? और जो मैंने बताया था, जो कार्बन में जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा बॉन्ड बनता है? कोवैलेंट बॉन्ड। जो कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है कार्बन, वो बहुत ही ज़्यादा क्या होता है? स्ट्रांग होता है। उसके पीछे रीजन है, एक जो सबसे बड़ा रीजन है वो है कार्बन की साइज। कार्बन का जो साइज है वो बहुत छोटा है। मेरी बात समझ आ रहा है? इस कारण से जो कार्बन के न्यूक्लियस है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को टाइटली होल्ड करके रख पाता है, जिस कारण से बॉन्ड काफ़ी स्ट्रांग बनता है। और बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग है, इस कारण से क्या होता है? कंपाउंड स्टेबल होता है। मेरी बात समझ में आ गया? तो आज हम आगे बढ़ेंगे। आज हमारा तीसरा लेक्चर है और मैंने टॉपिक डाल रखा है, आप लोग देखोगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मोर टू नो में एक छोटा सा दिया हुआ, उसके बारे में बातें करेंगे। देखिए कार्बन के पास 2 कैरेक्टरिस्टिक्स है, 2 कैरेक्टरिस्टिक्स, उसको पहले लिख लेते हैं, है ना। 2 कैरेक्टरिस्टिक्स, उस 2 कैरेक्टरिस्टिक्स का नाम क्या है? दैट इज कैटिनेशन, कैटिनेशन और टेट्रावैलेंसी। कैटिनेशन और टेट्रावैलेंसी, ये 2 कैरेक्टरिस्टिक के कारण कार्बन जो है बहुत सारा क्या बनाता है? कंपाउंड बनाता है, लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड बनाता है। मेरी बात समझ आ रहा नहीं आ रहा है ना? कार्बन फॉर्म्स लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड, लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड। मेरी बात समझ आ रहा है? देखिए कार्बन ने क्या किया? कैटिनेशन और टेट्रावैलेंसी, इन दोनों को सहायता से बहुत बड़े बड़े और अधिक संख्या में कंपाउंड्स बनाया। जब ये कंपाउंड की स्टडी किया गया तो इसमें देखा गया कि बहुत सारा नॉन कार्बन एटम और ग्रुप ऑफ एटम प्रेजेंट है। मेरी बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा? यानी दीज कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, these compound of carbon contain non-carbon atom और ग्रुप ऑफ एटम्स। मेरी बात समझ में आ रहा? ग्रुप ऑफ एटम्स, कार्बन के अलावा और भी बहुत सारा क्या है उसमें एटम प्रेजेंट है। तो ये उनका, उसका भी एक तरह का कंपाउंड ही हुआ, वो अलग तरह का कंपाउंड हो गया। मेरी बात समझ में आ रहा? देखिए शुरुआत में ये सब कहाँ से निकलते थे, कहाँ से हम लोग ऑब्टेन करते थे? इनिशियली दे आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लिविंग सिस्टम। मेरी बात को समझिएगा। इनिशियली दे वर उस समय की बात है, ये 1700, 1800, 1600 की बात बता रहा हूँ। दे वर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, और ऐसे बोल लो, फाउंड विद इन द लिविंग सिस्टम। ये लिविंग सिस्टम यानी कि बोला जाए तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में, दैट इज एनिमल्स एंड प्लांट्स में वैसे कंपाउंड पाए जाते थे। और वैसे कंपाउंड को क्या नाम रख दिया गया? ऑर्गेनिक कंपाउंड। और इस कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। यानी आप समझो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता क्या है। तो उस समय जो डेफिनेशन बना था, द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग सिस्टम या लिविंग बीइंग्स, दैट इज प्लांट्स एंड एनिमल्स। मेरी बात में आ रहा नहीं आ रहा? देखिए उस समय एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बर्जिलियस। क्या? बर्जिलियस ने एक पोस्टुलेट दिया, एक हाइपोथेटिकल बात बोली कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग कभी भी लैब में सिंथेसाइज्ड
नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, उसके पीछे उन्होंने रीजन दिया वाइटल फोर्स थ्योरी। क्या बोला, वाइटल फोर्स। उन्होंने बताया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बनता है, इसको बनने के लिए एक वाइटल फोर्स का रिक्वायरमेंट है, जो कि लिविंग सिस्टम के अंदर ही बनता है और कहीं नहीं बनता है। इस कारण से हम लोग इसको लैब में बना नहीं सकते हैं। यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के एग्जिस्टेंस के लिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन के लिए एक फोर्स नेसेसरी था, उसका नाम था वाइटल फोर्स। तो इसको भी लिख लेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड समझ में आ गया, बोलिए, है ना। तो इसके बाद देखते हैं, देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को में उन्होंने कौन सा, बर्जिलियस, उस साइंटिस्ट का नाम क्या था, बर्जिलियस, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए साइंटिस्ट, और ये कहाँ के रहने वाले थे, जर्मनी के, यानी जर्मन साइंटिस्ट बर्जिलियस प्रोपोज्ड या ऐसे कह लो पोस्टुलेट का मतलब होता है हाइपोथेटिकल बातें, इसका कोई प्रूफ नहीं है, जिसका नाम है वाइटल फोर्स। क्या है, वाइटल फोर्स थ्योरी। यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के बनने के लिए कौन जिम्मेदार है, एक वाइटल फोर्स है, जो कहाँ एग्जिस्ट करता है, लिविंग सिस्टम में। ठीक है, यानी वाइटल फोर्स is necessary for the synthesis of organic compound। ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड के सिंथेसिस के लिए वाइटल फोर्स नेसेसरी है, विच इज फॉर्म्ड विदिन लिविंग सिस्टम। जो कहाँ बनेगा, ये फोर्स लिविंग सिस्टम के अंदर बनता है, आपको ध्यान में रखना है। और ये बातें कब इन्होंने बताई, 1809 एडी में। मेरी बात समझ में आ रहा है। यानी इनका कहने का मतलब था हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में नहीं बना सकते हैं। इट मीन्स दैट, इसका मतलब हुआ, इट मीन्स दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन नॉट बी फॉर्म या मेड इनसाइड द लैब। ऑर्गेनिक कंपाउंड would not prepared, हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में नहीं, इनसाइड द लैब। मेरी बात समझ में आ रहा है। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड कहाँ से आपको मिलेगा, लिविंग सिस्टम से मिलेगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर से आप फाउंड कर पाओगे। लेकिन इसके 10 या 20 साल बाद, मतलब 1828 में इस थ्योरी को उन्होंने, एक साइंटिस्ट और आया जिनका नाम था फ्रेडरिक वोलर। क्या नाम था, फ्रेडरिक वोलर। उन्होंने इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया, डिसअप्रूव कर दिया। उन्होंने क्या किया, एक लैब में अमोनियम साइनेट का यूज कर यूरिया बना दिया, और यूरिया जो था वो था ऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी तब से हमने जाना कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या कर सकते हैं, लेबोरेटरी के अंदर बना सकते हैं। यानी वो जो वाइटल फोर्स बताया था बर्जिलियस ने, वो बिल्कुल क्या हो चुका था, गलत हो चुका था। और ऑर्गेनिक कंपाउंड बन रहा है, तब तो फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, आप देख रहे हो, फूड न्यूट्रिएंट्स वगैरह बन रहे हैं। मेरी बात समझ नहीं आ रहा, कितने आर्टिफिशियल फूड न्यूट्रिएंट्स बन रहे हैं, बोलिए। जो हम प्रोटीन शेक वगैरह पीते हैं, दीज ऑल आर आर्टिफिशियल्स। मेरी बात समझ नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर आपको समझना है कि फ्रेडरिक वोलर ने इस थ्योरी को डिसअप्रूव कर दिया। देखिए, यानी वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट कौन किया, बोलिए, फ्रेडरिक वोलर। कौन, फ्रेडरिक वोलर। यानी फ्रेडरिक वोलर एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, इसलिए हमको ये बातें सारी याद रखना है। फ्रेडरिक वोलर डिसअप्रूव्ड, बोलिए, डिसअप्रूव्ड दिस थ्योरी, या आप कॉन्सेप्ट भी बोल सकते हो, बाय मेकिंग यूरिया, क्या, यूरिया फ्रॉम अमोनियम साइनेट, अमोनियम साइनेट का इस्तेमाल कर इन्होंने क्या कर दिया, बना दिया। बोलिए, है ना। चलिए, तो अब आप समझेंगे अमोनियम साइनेट, यानी इसके ऊपर लिख लेता हूं। यानी कि वाइटल फोर्स जो था वो रिजेक्ट हो चुका था, वाइटल फोर्स थ्योरी गॉट रिजेक्टेड, बोलिए, वो गलत हो चुका था, फेल्यूअर था। अब उस समय से इन्होंने क्या करने लगा,
ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग लैब के अंदर सिंथेसाइज करने लगे। और ये कब की बात है? 1828 में। मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? यानी कंपाउंड ऑफ कार्बन बहुत सारा जो था वो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर पढ़ा जाने लगा। मेरी बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? बोलिए, है ना। तो चलिए इसके अंदर भी हम लोग देखते हैं। यानी ये अमोनियम साइनाइड लिया था, किसने? वोलर ने। अमोनियम साइनेट, है ना। और इससे क्या बना दिया उन्होंने? यूरिया। अमोनिया साइनेट का फॉर्मूला क्या होता है? CH4NO2, ठीक है। और यहाँ पर आपका यूरिया का फॉर्मूला होता है H2NCONH2। ये आपका यूरिया का फॉर्मूला होता है। यानी कि अब आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग कहाँ सिंथेसाइज कर सकते हैं? लैब के अंदर। जो बर्जेलियस ने बताया था लैब के अंदर हम नहीं कर सकते हैं। मेरी बात में आ रहा है कि देखिए बहुत सारा कंपाउंड जो है कार्बन का ऑर्गेनिक में पढ़ा जाता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा जाता है, एक्सेप्ट कौन कौन सा? कार्बोक्साइड, कार्बाइड्स, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, मतलब जो आपका CO2 वगैरह है ना। कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्ट्स, इन सब को छोड़कर बाकी सारे कंपाउंड है कार्बन का वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर पढ़ा जाता है। मेरी बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। इन सबको छोड़कर एक्सेप्ट कार्बाइड्स, ऑक्साइड ऑफ कार्बन, कार्बोनेट्स, मेटल कार्बोनेट का नाम सुना होगा आपने, हाइड्रोजन कार्बोनेट का नाम सुना होगा आपने बेकिंग पाउडर वगैरह बनाने में, यस या नो। इन सब जो है ये सब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है। हम बाकी सब जो है इनके अलावा जितना भी कार्बन का कंपाउंड है सब के सब किस में पढ़ा जाएगा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, है ना। एक्सेप्ट इनको छोड़कर ऑल आर स्टडीड अंडर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो चलिए आपको अब ऑर्गेनिक कंपाउंड समझ में आ गया होगा और ये क्या क्या हिस्ट्री थी वो भी समझ में आ गया होगा कि किसने बताया था? बोलिए, बर्जेलियस ने, कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, लैब के अंदर। बट वोलर ने उनको डिसअप्रूव कर दिया बाय मेकिंग यूरिया फ्रॉम अमोनियम साइनेट इनसाइड द लेबोरेटरी इन 1828। और जो कार्बोनेट हो गया, हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया, कार्बाइड्स हो गया, ऑक्साइड ऑफ कार्बन हो गया, इन सभी कंपाउंड को छोड़कर बाकी जितने भी कार्बन कंपाउंड है हम उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। तो इसको कहाँ पढ़ते हैं? इसको पढ़ते हैं हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। जब अगले साल आप 11th क्लास में जाइएगा तो बहुत सारी बातें करने को वहाँ पर मिलेगा। मेरी बात समझ में आ गया? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे हम जाते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाइड्रोकार्बन। क्या? हाइड्रोकार्बन क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। फिर हाइड्रोकार्बन के बाद हाइड्रोकार्बन में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, हम वो सारी बातें आज करेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कल मैंने लिखवाया भी था सैचुरेटेड कंपाउंड क्या होता है। बोलिए, सैचुरेटेड कंपाउंड क्या होता है? तो कंपाउंड ऑफ कार्बन विच आर लिंक्ड बाय ओनली सिंगल बॉन्ड, है ना। फिर अनसैचुरेटेड कार्बन क्या होता है? तो कंपाउंड ऑफ कार्बन हैविंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम, उसको अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड बोलते हैं। तो एक बार हम उसको लिख लेते हैं। तो आज का टॉपिक डालिए हाइड्रोकार्बन। देखिए तो हाइड्रोकार्बन होता क्या है बेसिकली, पहले इसको समझिएगा। देखिए नेम में ही क्लियर है, हाइड्रो और कार्बन। हाइड्रो का मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन हुआ और कार्बन से तो आप समझ ही रहे हैं, मतलब वैसा कार्बन कंपाउंड जिसमें केवल और केवल क्या प्रेजेंट हो? हाइड्रोजन और कार्बन। हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा और कोई चीज़ नहीं उसमें प्रेजेंट हो, जैसे मीथेन CH4, इथेन, इथाइन, बोलिए C2H2, यस या नो। तो ये सब क्या है? C6H6 क्या है आपका? बेंजीन। तो बेंजीन वगैरह सब क्या है? हाइड्रोकार्बन है। तो हम एक बार उसको देख लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हाइड्रोकार्बन को डिफाइन कैसे करेंगे तो समझेंगे पहले। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन या कार्बन कंपाउंड विच कंटेन हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली, जिसके अंदर केवल और केवल हाइड्रोजन और कार्बन प्रेजेंट हो।
हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा और कुछ नहीं प्रेजेंट हो तो वैसे कंपाउंड क्या कहलाता है, हाइड्रोकार्बन कहलाता है। अब हाइड्रोकार्बन जो है वो दो तरह का हो सकता है, सैचुरेटेड भी हो सकता है और अनसैचुरेटेड हो सकता है, तो इसको भी हम लोग लिख लेते हैं, है ना। तो दीज मे बी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड। हमारा सैचुरेटेड भी होगा और या तो अनसैचुरेटेड होगा। बोलिए अब सैचुरेटेड क्या होता है, तो मैंने कल लिखा था, एक बार और मैं लिख देता हूं, आप लोग नोट्स में लिख लीजिएगा। तो सैचुरेटेड कंपाउंड क्या होता है, समझिएगा बात को। सैचुरेटेड कंपाउंड होता क्या है, इसको देखते हैं। तो सैचुरेटेड कंपाउंड किसे कहते हैं बच्चा, देखिए, तो कंपाउंड्स ऑफ कार्बन इन विच आर लिंक्ड बाय सिंगल बॉन्ड, यानी उसमें जो कार्बन एटम के बीच, कार्बन और कार्बन एटम के बीच में जो बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा वो कौन सा बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड। तो वैसे कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन विच आर लिंक्ड बाय सिंगल बॉन्ड, किसके द्वारा, सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स। कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड हो, वो सिंगल बॉन्ड हो, उसे हम लोग, उस कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड कंपाउंड बोलेंगे। याद है मैंने क्या लिखा, सैचुरेटेड कंपाउंड में। अब देखिए जो सैचुरेटेड कंपाउंड के अंदर जो ग्रुप्स आता है उसका नाम है अल्केन ग्रुप्स। क्या है, अल्केन ग्रुप्स। तो यानी इसका एग्जाम्पल सैचुरेटेड कंपाउंड में क्या आपको देखने को मिलेगा, अल्केन ग्रुप। मतलब अब ये सब क्या है, फंक्शनल ग्रुप होता है। क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप होता है। बट अभी फंक्शनल ग्रुप नहीं, आप डर मत जाना, फंक्शनल ग्रुप से मैं देखता हूँ बहुत सारे बच्चे जड़े हुए, डरने की कोई बात नहीं है। सैचुरेटेड कंपाउंड के अंदर अल्केन, क्या आएगा, अल्केन। मेरी बात समझ में आ गया। अब उसके बाद अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड क्या होता है उसको भी एक बार लिख लेते हैं। तो देखिए अनसैचुरेटेड कंपाउंड के बारे में मैंने कल ही बताया था, कार्बन कंपाउंड जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो, या तो डबल हो या ट्रिपल बॉन्ड हो। मेरी बात में नहीं आ रहा, तो क्या लिखेंगे, देखिए कंपाउंड्स ऑफ कार्बन का कंपाउंड्स है ना, हैविंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड, या तो डबल हो या ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स। किसके बीच में, कार्बन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाया जा रहा है, तो वैसे कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड कंपाउंड बोलेंगे। मेरी बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। और यहाँ पर अगर डबल बॉन्ड, एक वैसा कार्बन कंपाउंड जिसमें कार्बन चेन जिसमें एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड हो, अगर एक भी है तो ठीक है, अगर एक से ज़्यादा भी है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वैसे चेन को हम लोग अल्कीन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, अल्कीन। मेरी बात में आ रहा, मतलब इसमें दो अल्कीन जो है, जो कौन क्या कैरी करेगा, डबल बॉन्ड। क्या कैरी करेगा, डबल बॉन्ड को कैरी करेगा। मेरी बात में आ रहा। और एक और नाम है जिसका नाम है अल्काइन। ये क्या कैरी करेगा, इसके बीच में कार्बन के बीच में क्या फाउंड होगा, ट्रिपल बॉन्ड, वन और मोर ट्रिपल बॉन्ड। मेरी बात समझ में आ रहा है। तो अल्कीन और अल्काइन जो है आपका अनसैचुरेटेड कंपाउंड में देखने को मिलता है और सैचुरेटेड कंपाउंड में अल्केन ग्रुप देखने को मिलता है। तो बेसिकली मैंने एक हाइड्रोकार्बन का शॉर्ट बता दिया, एक फ्लो चार्ट हम तैयार कर लेते हैं जो आपको समझने में और ज़्यादा मदद करेगा। ठीक है, चलिए इसको रब कर देते हैं जल्दी से।